तोजो चाकू निकालता है और एक ब्रूट की गर्दन पर सटीक वार करता है। अगले ही पल एक और तेज बेरहम हमला, सब कुछ लाल तरल से भर जाता है। योशिदा घबरा जाता है, चिल्लाता है कि सब मिलकर उस पर टूट पड़ो। वो अकेला है, लेकिन तब तक कई हेंचमैन मैंशन के फर्श पर ढेर हो चुके हैं। ध्यान से भरी, नफरत से सुलगती नजर के साथ तोजो बचे हुए दुश्मनों का सामना करने को तैयार होता है। वो दूसरी बोतल को जोर से लात मारता है। गीले फर्श पर फिसलते हुए वो एक और हेंचमैन को सटीक किक से गिरा देता है। फिर वो सनग्लासेस पहनता है, फर्श से चाकू उठाता है और अगली तबाही के लिए तैयार। योशिदा उसे दिखावा करने वाला कहता है और चिल्लाता है, इसे अब खत्म कर दो। दो ब्रूट उस पर दौड़ते हैं, लेकिन तोजो उनके हमलों से बच निकलता है। वो अचानक कोई पाउडर उनकी आंखों में फेंक देता है। दोनों पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। धूल हवा में फैल जाती है। हेंचमैन घबरा जाते हैं, कुछ दिख नहीं रहा। इसी मौके का फायदा उठाकर तोजो आगे बढ़ता है और बिना रहम चाकू से वार करता है। एक ब्रूट सटीक वार से गिरता है, दूसरा संभलने की कोशिश करता है। लाल तरल से सना हुआ तोजो बाकियों की तरफ मुड़ता है। एक हेंचमैन आंखें रगड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पाउडर ने बुरी तरह असर किया है। तोजो फिर हमला करता है। एक और ब्रूट चाकू से ढेर। अब ज्यादातर हेंचमैन जमीन पर पड़े हैं। धूल में कुछ दिख नहीं रहा। जो बचे हैं वो चौकन्ने होकर बचाव करने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर योशिदा बुरी तरह घबरा जाता है। बालों में हाथ फेरता है, समझ नहीं आता क्या करे। उसका पिता चिल्लाता है, ड्रिंक ले आओ, इससे आंखों की धूल साफ होगी। वो समझाता है, पानी से काम नहीं चलेगा। योशिदा सेलर की तरफ भागता है, लेकिन अमानो उसका पैर पकड़ लेती है। गुस्से में योशिदा उसे गाली देता है, कहता है रास्ते से हट, और जोर से लात मारकर छुड़ा लेता है। गिरी हुई घायल अमानो सोचती है, कम से कम इतना तो कर पाई। बाकी ब्रूट्स अगली लहर के लिए तैयार होते हैं, पूरी तरह हथियारों से लैस। मैंशन का फर्श लाशों से भरा है। धूल अब भी हवा में तैर रही है। ड्रिंक की मदद से गार्ड्स आखिरकार अपनी आंखें साफ कर लेते हैं। वो एक दूसरे को शांत रहने को कहते हैं और गीले फर्श से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। अब फिर से संभल चुके दुश्मन तोजों को घेरने की तैयारी करते हैं पूरी ताकत से। तभी एक हेंचमैन सीढ़ियों के ऊपर से कूदकर सरप्राइज अटैक करता है। वो तोजों को जमीन पर गिरा देता है और चाकू उसकी गर्दन पर दबा देता है। जीत की मुस्कान के साथ बूढ़ा आदमी इशारा करता है, अब खत्म कर दो। बाकी ब्रूट्स आगे बढ़ते हैं। तोजो पूरी तरह फंसा हुआ लगता है, लेकिन तभी यूजी उठ खड़ा होता है। जोरदार वॉर क्राई के साथ वो पीछे से एक हेंचमैन पर टूट पड़ता है। खुद घायल होने के बावजूद वो गार्ड को कसकर पकड़ता है, मार सहता है, बस अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाने के लिए। हेंचमैन यूजी को पकड़ से छुड़ाने के लिए चाकू से वार करता है, लेकिन ऐन वक्त पर तोजो अपनी बंधी हुई हथेली से ब्लेड रोक लेता है। एक झटके में वो गार्ड को बैरमी से उछालकर दूर फेंक देता है। योशिदा गुस्से में चिल्लाता है, कसम साता है कि पहले यूजी को खत्म क्यों नहीं किया। एक और हेंचमैन वार करता है। तोजो अपनी बाह को ढाल बनाकर हमला रोक लेता है। उसकी लिपटी हुई हथेली पूरा इम्पैक्ट सोख लेती है। कोई खास नुकसान नहीं। घिरा होने के बावजूद तोजो और भी ज्यादा दरिंदगी से लड़ता है। पास से झपटे दुश्मन के चेहरे पर वो जोरदार एल्बो स्ट्राइक मारता है। जमीन पर पड़े यूजी चीखकर योशिदा को ललकारता है, कहता है वो डरा नहीं है और पहले उसे ही खत्म करेगा। वो पड़े हुए एक हेंचमैन को उठाकर बाकियों पर फेंक देता है। एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन। बचे हुए ब्रूट्स आखिरी हमले की तैयारी करते हैं। तो जो ठंडी कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ लाइटर जलाता है, पूछता है, आग चाहिए, और लाइटर जमीन पर फेंक देता है। चारों तरफ फैला ज्वलनशील लिक्विड भड़क उठता है। बचे हुए हेंचमैन आग में घिर जाते हैं, दर्द और दहशत में चीखते हुए। योशिद दोस्त पर आखिरी वार करने ही वाला होता है। तभी तोजो पूरी ताकत से योशिदा के चेहरे पर किक मारता है। विलन जमीन पर गिरता है, हक्का बक्का। समझ नहीं आता सब इतनी जल्दी कैसे पलट गया। तोजो उसके चेहरे पर पाव रखकर दबा देता है। ठंडी नजर से पूछता है, कोई आखिरी शब्द? तभी योशिदा का पिता अमानो को बंधक बना लेता है, चाकू उसकी गर्दन पर। धमकी देता है, एक कदम बढ़ाया तो इसे यही खत्म कर दूंगा। तोजो उसे उकसाता है, करके दिखा। नीचे पड़ा योशिदा गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, नाम साफ करने और जितना पैसा चाहिए देने का वादा करता है। बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, खत्म कर इसे,
और चेतावनी देता है कि बेटे को छुआ तो रहम नहीं करेगा। तोजो ठंडी आंखों से घूरता है, पूछता है, क्या मैं तुम्हें डरा हुआ लगता हूँ? अमानो और यूजी दोनों चिल्लाते हैं, परवाह मत करो, सबको यही खत्म कर दो। तोजो शर्त रखता है, सारा पैसा दे दो। दुश्मन तुरंत मान जाता है, कहता है गोल्ड बार्स भी हैं, अभी लाता हूँ। योशिदा सीढ़ियां चढ़ जाता है। उसका पिता सोचता है, सेफ में हथियार है, लड़का इसकी कीमत चुकाएगा। जीत की मुस्कान के साथ बूढ़ा कहता है, पैसा लो और निकल जाओ। लेकिन तोजो जमीन पर घायल पड़ी अमानो से नजरें मिलाता है। दोनों एक दूसरे की चाल समझ जाते हैं, पर जोरदार वार करता है। बस यही पल है। तोजो फुर्ती से एक चाकू फेंकता है। ब्लेड हवा चीरता हुआ बूढ़े के सिर में सटीक बैठता है। बिना रुके तोजो आगे बढ़ता है और बेरहम वारों की बारिश कर देता है। बूढ़ा फर्श पर गिरता है। लाइट्स आउट। अमानो कांपती हुई उठती है, चेहरे पर राहत, जैसे बुरा सपना खत्म हो गया हो। तोजो उसे संभाल कर खड़ा करता है। पीछे लाश पड़ी है। वो चेतावनी देती है, घर में गन्स है, संभल कर। तभी योशिदा लौटता है, हाथ में गन, चीखता है कि सबको अगले जहान भेज देगा। वो सीढ़ियों से उतरता है, हाथ में कैश से भरा सूटकेस, चिल्लाता है कि उसने डील निभा दी। नीचे पहुंचते ही पिता को फर्श पर पड़ा देखता है, पूरी तरह टूट जाता है, आंखों में आंसू। वो तोजो पर चिल्लाता है, हमारी डील का क्या हुआ? फोल्डिंग स्क्रीन के पीछे से एक आवाज उसे ललकारती है, आजा, यही अभी सब खत्म करते हैं। बिना सोचे समझे दुश्मन गुस्से में पूरा क्लिप स्क्रीन पर खाली कर देता है। लेकिन तभी वही आवाज फिर गूंजती है और उसे दिखता है दो गूंज के पास रखा एक सेल फोन, जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। फोन जानबूझकर उसे उधर खींचने के लिए बज रहा था। गार्ड नीचे करते ही तो जो पीछे से निकलता है और चाकू से उसकी बाह पर तेज स्लैश मारता है। विलन दर्द से चीखता है, गन हाथ से गिर जाती है। तो जो जोरदार किक मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, पूरी ताकत से उसे दबोच लेता है काम खत्म करने के लिए। योशिदा चीखता है, गद्दार, मेरे बाप को क्यों मारा? तो जो ठंडेपन से जवाब देता है, जैसा वादा किया था पूरी फैमिली को मिटा दूंगा। जो शुरू करता हूँ अधूरा नहीं छोड़ता। एक आखिरी बेरहम वार, सटीक स्टैब सीधे सिर में। सब कुछ खामोश। अमानो और यूजी चुपचाप देखते रहते हैं। लाश फर्श पर गिरती है, खून से सना चाकू नीचे गिरता है। तोजो को आखिरकार वो बदला मिल जाता है जिसका वो सपना देख रहा था। आंखों में आंसू, वो राहत की चीख निकालता है, माँ, पापा, आपका बदला ले लिया। वो पलटकर यूजी और अमानो को देखता है। दोनों घायल हैं मगर जिंदा। लड़की किसी तरह दोस्त को संभालती है। दोनों एक दूसरे के सहारे बाहर निकलते हैं। तो जो एग्जिट की तरफ इशारा करता है, तुम लोग निकलो, मुझे अभी एक काम और है। अकेला वो सेफ तक जाता है, तोड़कर खोल देता है। अंदर कैश और गोल्ड बार्स के ढेर, लेकिन पीछे एक सफेद एनवलप छिपा दिखता है। वो उसे उठा लेता है, बंधी हुई हथेलियों में कसकर। बाहर बर्फ में यूजी और अमानो लड़खड़ाते हुए दूर जाते हैं। पीछे मुड़कर फिक्र से देखते हैं। तभी तो जो सामने के दरवाजे से निकलता है, कंधे पर बड़ा काला बैग। वो बैग थमाता है। 40 मिलियन का गोल्ड है, बांट लो और गायब हो जाओ। अमानो कांपती आवाज में कहती है, उसने पहले धोखा दिया था। तो जो सिर हिलाता है, तुझे भी धमकाया गया था, अब सब छोड़ दे। यूजी गंभीर होकर पूछता है, तू हमारे साथ नहीं भागेगा? तो जो थकी उदास नजर से अब और भाग नहीं सकता। यूजी उसे पकड़ लेता है, कहता है, चाहे अंत हो साथ रहेगा। तो जो एनवलप दिखाता है, मेरे पास प्लान है, तुम्हें इसमें नहीं घसीटूंगा। अमानो समझ जाती है, चीख पड़ती है, जैसे इरादा पड़ लिया हो। वो बस एक रात मांगता है, सब ठीक करने के लिए वादा करता है, जिंदा लौटेगा। यूजी उसे थाम लेता है, कहता है, बस अब हमें उस पर भरोसा करना होगा। तो जो उन्हें बर्फ में दूर जाते हुए देखता रहता है। कट, एक आदमी सूट में जमीन पर पड़ी लाश के पास खड़ा। दूर यूजी और अमानो पुल के नीचे छिपकर सांस लेते हैं। यूजी पूछता है, उस एनवलप में आखिर था क्या? अमानो कहती है, शायद ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो शहर के बड़े बड़े लोगों की पूरी गंदगी साबित करते हैं। यूजी उलझ जाता है, इतनी बड़ी चीज उस घर में क्यों? वो बताती है, विलन का बाप डेप्यूटी पुलिस चीफ था, सब तक पहुंचना उसके लिए आसान था, और क्योंकि उसके पास सबूत थे, बड़े लोग उसे बचाते रहे और वो जो चाहे करता रहा।
कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। गुस्से में यूजी बोल पड़ता है, अगर तोजो अकेला गया तो मारा जाएगा, और वो उसके पीछे जाने का फैसला करता है। लेकिन लड़की उसे रोक लेती है, कहती है दिमाग ठंडा रख। वो समझाती है कि बड़े और ताकतवर लोगों के लिए विलन का पिता खुद एक न्यूसेंस था जिससे वो छुटकारा चाहते थे, और इसी वजह से तोजो के बचने का एक ही रास्ता है, उनसे हाथ मिलाना, ताकि अपने मकसद तक पहुंच सके। सीन बदलता है। एक फोटो दिखती है, एक गंजा बूढ़ा आदमी बिस्तर पर दो औरतों के साथ रंग रलिया माना रही है। अब तोजो उस फोटो को जैकेट की अंदरूनी जेब में डालते हुए, नया लुक, हाथ में बैग, रात के अंधेरे में वो एक बड़े घर की सामने आता है। रात के अंधेरे में हाथ में बैग पकड़े वो एक बड़े हाउस की सीढ़ियां चढ़ता है। ऊपर पहुंचते पहुंचते उसे दरवाजे पर खड़े दो गार्ड्स दिखते हैं जो उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी वाले रास्ता रोक लेते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। लड़का बस इतना कहता है कि उसे मिस्टर गोड़ा से मिलना है। एक गूंज सख्त शक्ल बनाकर बोलता है कि बॉस आराम कर रहा है, कल आना। लेकिन एमसी अड़ जाता है, सीधे कह देता है कि आज ही होगा, चाहे जो हो जाए। गार्ड उंगलियां चटकाता है और टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछता है, क्या जल्दी निकलने का मूड है किड? एमसी बिना घबराए शांति से अपने बैग की जिप खोलने लगता है। अगले ही पल वो बैग के अंदर से विलन के डैड का कटा हुआ सिर निकालकर फर्श पर फेंक देता है। वहां मौजूद सब लोग सन्न रह जाते हैं। गार्ड्स कांपते हुए पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो जो ठंडे लहजे में कहता है, अपने बॉस को बता देना, योशा मंगिरो का काम प्रॉपर्ली हो चुका है। गूंग घबरा जाता है लेकिन मान जाता है और अंदर जाकर मैसेज देने को रुकता है। करीब 2 मिनट बाद हाउस के अंदर से आवाज आती है, उसे अंदर आने दिया जाए। वो अंदर जाता है और कोर्टयार्ड में 3 और गूंज को स्टोन कोल्ड चेहरों के साथ खड़ा देखता है। एमसी लकड़ी के दरवाजे तक चलता है, उसे धीरे से खोलता है और अंदर दाखिल होता है। अंदर एक गंजा टैटूड आदमी बैठा है जिसे एक खूबसूरत औरत सर्व कर रही है। बिग बॉस चाय का कप उठाता है, सिर्फ लेने से पहले न्यू कमर को घूरता है। उसे परखते हुए सीधे पूछता है, तू ही है ना वो तोजो जिसे सब ढूंढ रहे हैं? लड़का थोड़ा चौंकता है और पूछता है, आपको कैसे पता मैं ही हूँ? गोरा कहता है, मनोरो ने तुझे संभालने के लिए आदमी भेजे थे और अब तू यहाँ अपनी जान की भीख मांगने आया है। बॉस चिढ़ जाता है, मेज पर जोर से हाथ मारता है और बोलता है, इतना सब करने के बाद तुझ में हिम्मत कैसे हुई मदद मांगने की? एमसी चुप रहता है। चारों तरफ गूंज खड़े हैं लेकिन वो सीधा बॉस की आंखों में देखता रहता है। तो जो कहता है, अगर तुम्हें लगता है तो यही खत्म कर दो, वरना मेरी बात पूरी सुन लो। वो गंभीर होकर एक एनवलप उठाता है और पूछता है, बताइए बॉस, इसमें जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? गोड़ा हल्की मुस्कान देता है, उसे इंटरेस्टिंग कहता है लेकिन पूछता है, कोई ठोस वजह दो कि मैं तुझे जिंदा क्यों छोड़ूं। औरत एनवलप तोजो के हाथ से लेकर बॉस की वुडन डेस्क तक ले जाती है। बॉस उसे खोलता है। अंदर बूढ़े आदमी की लड़कियों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज होती है लेकिन वो जरा भी इम्प्रेस नहीं होता। तुझे लगता है तू मुझे इससे ब्लैकमेल कर पाएगा? तो जो कहता है, शायद आपको फर्क न पड़े लेकिन ऊपर वालों को पड़ेगा, और वैसे भी मेरे पास इससे कहीं ज्यादा गंदा एविडेंस है। फिर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ पूछता है, आपको पता है आज ही मैंने कितने लोगों को निपटाया है? बॉस भड़क जाता है, ये थ्रेट है? तू मेरी पाव लेवल का नहीं है। एमसी शांति से कहता है, ये थ्रेट नहीं है क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। वो फिर खुलासा करता है, अगर मैं मिडनाइट तक रिपोर्ट नहीं करता तो सारा एविडेंस सीधे कॉप्स के पास चला जाएगा। बॉस लापरवाही से पूछता है, और उससे यहाँ मेरी क्या प्रॉब्लम है? तो जो बोलता है, आखिरी बार मुझे यही देखा गया था, तो बिग शॉट्स यही मानेंगे कि मास्टरमाइंड आप है। ये सुनकर गोड़ा पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब उसे पूरा खेल समझ में आता है। वो कहता है, तो तू मदद मांगने नहीं आया, तू मुझे अपने साथ डुबाने आया है। तो जो ठंडे स्वर में जवाब देता है, चॉइस आपकी है, या तो इस एविडेंस से और ज्यादा पैसा बनाइए या फिर मेरे साथ मिलकर रॉक बॉटम तक गिर जाइए। बॉस जोर से हंस पड़ता है, कहता है, तू मजेदार किड है, बिल्कुल मेरी तरह पुराने दिनों की याद दिला दी। इतना कहकर वो एस के तौर पर हमारे हीरो को ड्रिंक ऑफर करता है, डील सील करने के लिए। बिना एक पल सोचे लड़का कप उठाता है और एक ही घूंट में सब खत्म कर देता है। फिर खाली कप वापस ट्रे पर रख देता है।
माफिया बॉस के साथ बातचीत वही रैप अप हो जाती है। गोड़ा कहता है कि वो पूरा मेस साफ कर देगा, लेकिन एक शर्त पर, आज से किड उसके लिए काम करेगा। एमसी हल्की सी मुस्कान देता है ऑफर और अपनी नई डेस्टिनी एक्सेप्ट कर लेता है। वो झुककर सैल्यूट करता है और कसम खाता है कि आज से अपनी जिंदगी नए बॉस की सर्विस में लगा देगा। गोड़ा अपने हैवी हिटर मुट्टू को ऑर्डर देता है कि लाशें और सबूत साफ करे और किसी कॉप से कांटेक्ट करके केस दबा दे। मुट्टू हामी भरता है और अपनी नई जरूरी मिशन पर निकल जाता है। फिर माफिया बॉस लकड़ी की मेज के पास टिकी अपनी कैन उठाकर खड़ा होता है। वो लड़की से कहता है कि किड का अच्छे से ख्याल रखना और आज रात यहीं रुकवाना। लेकिन एमसी फिर याद दिलाता है कि अगर वो मिडनाइट तक वापस नहीं पहुंचा तो एविडेंस सेंड हो जाएगा। बॉस मुस्कुराता है और कहता है, ड्रामा बंद कर, मुझे पता है तेरी असली इंटेंशन क्या है। तूने शुरू से कभी ऐसा करने का सोचा ही नहीं था। एमसी भी हल्की मुस्कान देता है, पकड़े जाने पर माफी मांगता है और बॉस वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो लड़की एक रूम में आती है और रात के लिए तैयार होने लगती है। वो धीरे धीरे स्टॉकिंग्स पहनती है और बेड के किनारे बैठकर हीरो का इंतजार करती है। सेडक्टिव आवाज में बुलाती है, बॉस ने कहा है आज रात तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा जाए। एमसी बाथटब के पास बैठी उस औरत की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक एक ड्रेस उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। वो थके हुए लहजे में कहता है, मैं एग्जॉस्टेड हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, और दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद कर देता है। लड़की चिढ़ जाती है। साफ दिखता है कि एमसी की लैक ऑफ इंटरेस्ट से वो इरिटेटेड है। उधर एमसी हॉट वाटर से भरे बाथटब में आराम से लेटा चिल कर रहा होता है। दूसरे कमरे में बॉस शांति से सिगार पी रहा है और वही लड़की दूर से उसे देख रही होती है। वो कहती है, जैसा सोचा था, उस लड़के ने मुझे दोबारा देखा तक नहीं। गोड़ा सहमत होता है, वो एवरेज नहीं है, बहुत कम लोग अपनी डिजायर्स को ऐसे दबा पाते हैं। लड़की पूछती है कि क्या उसे एमसी पर नजर रखनी चाहिए। बॉस हाँ कहता है, वो आसान नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ उसकी कमजोरी सामने आ जाएगी। थोड़ी गंभीर सोच के साथ गोड़ा खुद से पूछता है कि क्या उसे सच में सेफ फील करना चाहिए ऐसे इंसान को पॉन बनाकर। लड़की भी सीरियस होकर कहती है, मैसेज क्लियर है। अगले दिन हीरो माफिया टेम्पल में एक कम्फी बेड पर चैन से सो रहा होता है। थोड़ा वक्त गुजरता है, अचानक उसकी आंखें झटके से खुल जाती है, जैसे किसी डरावने सपने से जागा हो। हड़बड़ाकर वो उठ बैठता है, पसीना बह रहा है, चेहरा डरा हुआ। तभी वही लड़की बेड पर बैठी दिखती है। उसे गुड मॉर्निंग कहती हुई उसके चेहरे से पसीना पोंछती है। तो जो उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि उसे निकलना है और गोड़ा को थैंक्स कहने को बोलता है। लेकिन लड़की कहती है कोई जल्दी नहीं और टीवी दिखाती है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है, एक फायर में योशिदा की मौत की खबर। एमसी स्पीड देखकर इम्प्रेस होता है, पूछता है बाकी 8 गूंज का क्या। लड़की बेपरवाही से कहती है क्रिमिनल्स थे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसे इनवाइट करती है कि सब छोड़ो, टेंशन मत लो और बस उस पल को एंजॉय करो, वही उसके साथ। एमसी सीरियस नजरों से उसके करीब आता है और पूछता है तुम्हारा नाम। वो मुस्कुराती है, आई एम मुनीक्ता, और खुश होकर कहती है कि आखिरकार उसने पूछ ही लिया। लेकिन तोजो माफी मांगता है और कहता है कि उसे एक जरूरी काम निपटाना है। वो बेड पर उससे थोड़ा दूर सरक जाता है। औरत चिढ़ी हुई नजरों से उसे देखती रहती है। जैसे ही वो उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है, सीन कट होकर वापस उसी ब्रिज पर आता है जहाँ तोजो, अमानो और युगजी के पास पहुंचता है। उसे देखते ही लड़की चौंक जाती है और तुरंत खड़ी होकर उसका स्वागत करती है। आंखों में आंसू लिए अमानो उसे कसकर गले लगा लेती है और राहत की आवाज में चिल्लाती है कि वो जिंदा और सेफ वापस आ गया। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि उसे पूरा भरोसा था, आखिर में वो लौटकर जरूर आएगा। एमसी गंभीर लहजे में कहता है आज से कोई हमारा शिकार नहीं करेगा। ये सुनते ही अमानो उसे और जोर से पकड़ लेती है और राहत व खुशी के आंसू बहाने लगती है। युगजी भी इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि इतनी अच्छी खबर पर वो रो क्यों रही है। सीन फिर शिफ्ट होता है एक पुराने जर्जर से बिल्डिंग में जहाँ तीनों रह रहे होते हैं। टेबल पर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना सजा होता है। युगजी तारीफ करता है, मुझे नहीं पता था तुझमें किचन का इतना टैलेंट है। अमानो गर्व से कहती है, मैं 8 साल की उम्र से अकेले रह रही हूँ, खुद संभालना सीख लिया है।
तीनों अपने अपने ग्लासेस उठाते हैं और उस नई जिंदगी के नाम टोस्ट करते हैं जो उनका इंतजार कर रही है। फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। काफी समय बाद पहली बार बिना डर के। खाने के बाद अमानो पूछती है, अब आगे अपनी जिंदगी का क्या प्लान है? तो जो जवाब देता है, जो कैश मिला है उससे हमारे लिए कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ। युगजी जोश में आकर हंसता है, तो मतलब अब हम प्रेसिडेंट लोग बन गए? लड़की तोजो से कहती है, तुम जो भी फैसला लो मैं हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगी। युगजी उससे पूछता है कि क्या वो सब के बाद भी उस क्लब में वापस काम करेगी। अमानो बताती है कि उसके छोटे भाई को बीमारी है और उसी के इलाज के लिए उसे वहां काम करना पड़ा। तीनों फिर से टोस्ट करते हैं, नई शुरुआत और जिंदगी के दूसरे मौके के नाम। कुछ देर बाद युगजी लिविंग रूम के सोफा पर गहरी नींद में सोया होता है, पूरी तरह आउट। एमसी फर्श पर बिछे मैट्रेस पर लेट जाता है, आंखें खुली हुई, छत को घूरते हुए। जो कुछ हुआ सब उसके दिमाग में घूम रहा होता है। तभी अमानो आती है, उसकी शर्ट पहने हुए, और पूछती है कि क्या वो उनके साथ यही रह सकती है। एमसी कहता है कि बेड और सोफा ही है, वो फर्श पर सो जाएगा ताकि वो बेड ले सके। लेकिन अमानो उसे रोकती है, कंधे पर हाथ रखती है। वो कहती है, तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं हैं, मेरे साथ बेड पर सो जाओ। दोनों साथ लेटते हैं, साइड बाय साइड, लेकिन पूरी रात एक दूसरे को छूते तक नहीं। उधर युगजी सोफे पर बेखबर खर्राटे मारता रहता है। अमानो धीरे से बताती है कि उसे स्टूडेंट डे से ही तोजो पसंद था, लेकिन एमसी कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे सो चुका हो। अगले दिन युगजी पूछता है कि क्या वो लड़की अब उनके साथ ही रहेगी। एमसी कंफर्म करता है, कहता है कि उसके पास जाने को और कोई जगह नहीं है और उन्हें एक नया बेड भी लेना पड़ेगा। युगजी हंसते हुए कहता है कि जो डव उन्होंने पकड़ा है उससे तो वो लोग कुछ समय आराम से जी सकते हैं। लेकिन तभी सड़क पर अचानक टैटू वाले हेवी हिटर्स सामने आ जाते हैं। उनमें से एक बदमाश ग्रिन के साथ घूरते हुए पूछता है, तुम ही हो ना जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं?